दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात की थी कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकाओं कोशिका का परिचय के बारे में। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कोशिका में पाए जाने वाले अन्य कोशिकाओं के बारे में राइबोसोम। दोस्तों, अगर राइबोसोम की बात की जाए तो राइबोसोम की खोज की गई थी पैलाडे नामक वैज्ञानिक द्वारा। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो प्रोटीन की अगर बात की जाती है तो प्रोटीन की इकाई होती है प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल होती है। दो अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ए इक्वल टू अमीनो एसिड। तो दोस्तों, और बात की जाए इसी टॉपिक को अगर आगे बढ़ाया जाए तो राइबोसोम एकमात्र कोशिका का ऐसा अंग है। राइबोसोम कोशिका में पाया जाने वाला एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती। राइबोसोम बिना झिल्ली का कोशिकाओं या इसे सबसे छोटा कोशिकाओं कोशिका के अंदर पाया जाने वाला अंग सबसे छोटा कोशिका या कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। दोस्तों, दोबारा देख लेते हैं। राइबोसोम की खोज की गई थी पैलाडे द्वारा। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन की इकाई या प्रोटीन किस चीजों से मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन मिलकर बना होता है अमीनो एसिड्स से। जब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो एक प्रोटीन की चेन या प्रोटीन श्रृंखला का निर्माण होता है। राइबोसोम को ही बिना झिल्ली का कोशिकाओं विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल या सबसे छोटा कोशिकाओं या कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर द्वारा की गई। अगर इसके कार्य की बात की जाए तो एक मुख्य रूप से कोशिका के कंकाल स्केलेटन ऑफ सेल कोशिका के कंकाल की भांति कार्य करती है। अगर दोस्तों बात की जाए कोशिका के कंकाल की तरह कार्य करती है। अगर अंतःप्रद्रवी जालिका के प्रकारों की बात की जाए, दो प्रकार की होती है। पहला आता है खुरदरी
अंतःपृथ्वी जालिका, रफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका। अगर दोस्तों खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका को इस प्रकार समझा जाए, कोई भी सरफेस है, इस पर एक ब्रीड लाइक स्ट्रक्चर या मोती के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचना को बोला जाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स पाया जाता है। अगर ये इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स उपस्थित है तो इसकी सतह को एक खुरदरापन उत्पन्न करते हैं, इसकी सतह पर एक खुरदरापन उत्पन्न करते हैं। इससे इसकी सतह क्या हो जाती है? खुरदरी हो जाती है। तो ऐसी ER जिसकी सतह पर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं क्या कहलाती है? खुरदरी ER। क्या कहलाती है? खुरदरी ER। सतह पर राइबोसोम उपस्थित। दोस्तों दूसरी आती है चिकनी ER, चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका, स्मूथ ER। अगर दोस्तों स्मूथ ER की बात की जाए तो ER की सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित पाए जाते हैं। दोस्तों जब अंतःपृथ्वी जालिका की बात करते हो, अंतःपृथ्वी जालिका की खोज की गई थी पोर्टर के द्वारा की गई। इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका के कंकाल की तरह कार्य करने। और अगर इसके स्थल की बात की जाए या इसके लोकेशन की बात की जाए, ये लगी कहाँ पर पाई जाती है? यह पाई जाती है केंद्रक झिल्ली के साथ लगी हुई। ये क्या है? इसकी लोकेशन या संलग्न स्थल। ठीक है। नेक्स्ट आता है गोल्जी कण। गोल्जी बॉडी। दोस्तों गोल्जी बॉडी की खोज की गई थी, गोल्जी काय की खोज की गई थी। इसी के नाम पे एक साइंटिस्ट का नाम है कैमिलियो गोल्जी के द्वारा खोज की गई। इसीलिए इनके सम्मान में इस कोशिकांग का नाम क्या दे दिया गया? गोल्जी काय। गोल्जी काय का कार्य होता है कोशिका में एंजाइमों का निर्माण करना। साथ ही साथ यह नर में शुक्राणु के अंड भेदन योग्य भाग एक्रोसोम का निर्माण करना। अगर दोस्तों एक स्पर्म की या शुक्राणु की संरचना की बात की जाती है, इस प्रकार का कुछ स्पर्म पाया जाता है, शुक्राणु पाया जाता है। इसका आगे का भाग होता है तीर के नमा या भाले की तरह लेंस स्लिट आकृति में पाया जाता है, जो कि किसी भी अंड कोशिका को, किसी भी एग सेल को भेदने का या पेनिट्रेट करने का काम या तोड़ने का कार्य करता है। इसका जो अग्र भाग होता है, इस भाग को बोलते हैं एक्रोसोम। इसका निर्माण होता है, एक्रोसोम का निर्माण होता है गोल्जी बॉडी के द्वारा।
दोस्त दोबारा देख लेते हैं। गोल्जिका की खोज की गई थी कैमिलियो गोल्जी के द्वारा। गोल्जिका का मुख्य कार्य होता है एंजाइमों का निर्माण करना, कोशिका में एंजाइमों का निर्माण करना। किसी भी कोशिका में एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, बायो कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं, अर्थात किसी भी कोशिका में पाए जाने में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं या रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का या बढ़ाने का कार्य करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ गोल्जी का काम होता है शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण करना। एक्रोसोम किसी भी अंड कोशिका के भेदन में सहायता करता है। दोस्तों नेक्स्ट आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम, अगर लाइसोसोम की बात की जाती है तो लाइसोसोम की खोज की गई थी डी डूबे के द्वारा। डी डूबे के द्वारा लाइसोसोम में विभिन्न प्रकार के जल अपघटनी, हाइड्रोलाइटिक व प्रोटीन अपघटनी, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। दोस्तों एक बार देखते हैं हाइड्रोलाइटिक। हाइड्रो वर्ड यूज में लिया आता है जल के लिए, वाटर के लिए, एक्वा के लिए। लाइटिक का मतलब होता है टू ब्रेक, तोड़ना। दूसरा है प्रोटियोलाइटिक। प्रोटियो शब्द बना है प्रोटीन से, लाइटिक मतलब होता है तोड़ना। लाइसोसोम के अंदर जल के अणु को तोड़ने वाले व प्रोटीन के अणु को तोड़ने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। अगर किसी भी कोशिका के अंदर जल के अणु व प्रोटीन के अणु तोड़ दिए जाए, किसी भी कोशिका के अंदर जल के अणु व प्रोटीन के अणु अगर तोड़ दिए जाए तो कोशिका का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कोशिका का अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त होता है, अर्थात कोशिका मृत कोशिका कहलाती है। अर्थात लाइसोसोम द्वारा छोड़े गए एंजाइमों से किसी भी कोशिका को मारा जा सकता है, इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां या सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। अब दोस्तों इसके कहीं ना कहीं नुकसान है तो कहीं ना कुछ फायदे भी हैं। अगर कैंसर कोशिकाएं होती है, कैंसर होता है, मान लो ये एक कोशिका है, इस एक कोशिका के अंदर कैंसर सेल्स, इस एक कोशिका के अंदर यदि अनियंत्रित विभाजन होने लग जाए, अर्थात इसमें बिना किसी कंट्रोल के ग्रोथ होने लग जाए और एक कोशिका से अनेक प्रकार की कोशिकाएं बन जाए, कोशिकाओं का गुच्छा बन जाए, तो इस प्रकार की टिश्यू को या इस प्रकार की संरचना को बोला जाता है कैंसर। तो ये जो अन्य कोशिकाएं बनी है या हानिकारक कोशिकाएं बनी है, अनियंत्रित कोशिकाएं बन रही हैं, इन कोशिकाओं को लाइसोसोम के द्वारा क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो वर्तमान समय में लाइसोसोम द्वारा कैंसर कोशिकाओं को
कोशिकाओं को नियंत्रित किया जा रहा है। दोस्तों दोबारा देख लेते हैं, लाइसोसोम की खोज की गई थी डी डूबे के द्वारा। डूबे शब्द डूबना से याद रख सकते हैं, किसी चीज को डुबोना मतलब आत्महत्या करना, इसीलिए इसमें क्या पाए जाते हैं, आत्मघात, इसीलिए इसको बोला जाता है आत्मघाती थैलिया। मतलब किसी भी कोशिका के अंदर प्रोटीन का अपघटन करना व जल का अपघटन करने वाले एंजाइम उपस्थित होते हैं, तो उसको बोला जाता है लाइसोसोम या आत्मघाती थैलिया। वर्तमान समय में अपन इनका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में कर रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। अगर दोस्तों सेल वॉल की बात की जाती है तो किसी भी कोशिका की सबसे भारी परत, सबसे भारी परत कोशिका भित्ति या CW सेल वॉल कहलाती है। दोस्तों अब अगर बात की है कोशिका भित्ति कहाँ पर उपस्थित रहती है या बनी किससे होती है, तो कोशिका भित्ति लिग्निन, जो कि क्या है, एक तैलीय सब्सटेंस है, तैलीय पदार्थ, ऑयली सब्सटेंस, तैलीय पदार्थ, लिग्निन, साथ ही साथ पैक्टिन। ये क्या होता है, गोंद की तरह या ग्लू सब्सटेंस, गोंद पदार्थ, और सेल्यूलोज, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। दोस्तों सेल्यूलोज हुआ या पैक्टिन हुआ, इनका निर्माण जंतु शरीर के अंदर नहीं हो सकता। सेल्यूलोज का निर्माण, पैक्टिन का निर्माण जंतु कोशिकाओं के अंदर, जंतु शरीर के अंदर नहीं हो सकता। इसीलिए कोशिका भित्ति जंतुओं में अनुपस्थित पाई जाती है, अर्थात पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। दोस्तों दोबारा देख लेते हैं एक बार कोशिका भित्ति। अगर सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल होती है किसी भी कोशिका की सबसे बाहरी परत के रूप में कार्य करती है, जिसका काम होता है मुख्य रूप से किसी भी कोशिका को यांत्रिक आधार या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। इसके अगर कार्य की बात की जाए, तो इसका कार्य होता है कोशिका को यांत्रिक आधार या यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, कोशिका भित्ति का निर्माण किससे हुआ, लिग्निन से। लिग्निन क्या है, एक तैलीय पदार्थ या ऑयली सब्सटेंस है। दूसरा होता है इसका निर्माण पैक्टिन से। पैक्टिन क्या है, गोंद की तरह का पदार्थ या ग्लू सब्सटेंस। साथ ही साथ इसका निर्माण होता है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट की एक लंबी चेन होती है, वो मिलकर बनाती है सेल्यूलोज को। ये एक पैक्टिन और सेल्यूलोज का निर्माण किसी भी जंतु कोशिका के अंदर या जंतु शरीर के अंदर
नहीं हो सकता, इसीलिए जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित पाई जाती है, अर्थात पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। इसका कार्य होता है किसी भी कोशिका को यांत्रिक आधार या यांत्रिक सहारा प्रदान करना, यांत्रिक आधार या यांत्रिक सहारा प्रदान करना। अगर दोस्तों बात की जाए आगे, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। दोस्तों अगर सेल मेम्ब्रेन की बात किया तो सेल मेम्ब्रेन होती है किसी भी कोशिका की, मुख्य रूप से पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप व जंतु कोशिकाओं में उपस्थित, ठीक है दोस्तों। अगर सेल इसकी बात की, इसके निर्माण किससे होगा, इसका निर्माण फॉस्फोलिपिड्स व प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अगर बात की जाए इसका कार्य भी होता है किसी भी कोशिका को स्ट्रक्चर प्रदान करना, किसी भी कोशिका को संरचना प्रदान करना। दोस्तों अगर इसके लिए बात की जाए, इसकी संरचना को समझाया किसने, इसकी संरचना को, कोशिका झिल्ली की संरचना को अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों ने समझाया था, लेकिन सबसे सर्वमान्य मॉडल सिंगर व निकल्सन का तरल मोज़ेक मॉडल जैसे इंग्लिश में बोला जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जिसके अनुसार अगर बात की जाए, अगर दोस्तों ये लेयर है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की, अगर इस लेयर को या ऊपरी भाग को इसके फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना हुआ माना जाए तो इसमें प्रोटीन का अणु एम्बेडेड या धसे हुए पाए जाते हैं, अर्थात इसमें बीच बीच में प्रोटीन के अणु, लिपिड के अणु एम्बेडेड या धसे हुए अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इस कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। इसको समझाया था, सबसे सर्वमान्य मॉडल इसके लिए दिया गया था सिंगर व निकल्सन का मॉडल। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोशिका झिल्ली का सर्वमान्य मॉडल है किसके द्वारा दिया गया, सिंगर व निकल्सन के द्वारा दिया गया। उसका नाम क्या है, तरल मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दोस्तों अगर बात की जाती है कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य की, जैसे कि जीव द्रव्य, इसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। ये एक मान लो कोशिका है, ये इसका केंद्रक है। केंद्रक के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है, इस द्रव्य को बोला जाता है केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य के बाहर की तरफ एक द्रव्य पाया जाता है जिसे बोला जाता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। जब प्रोटोप्लाज्म का निर्माण, अर्थात प्रोटोप्लाज्म का निर्माण केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य से मिलकर बनता है। जीव द्रव्य, केंद्रक द्रव्य
वह कोशिका द्रव्य से मिलकर बना होता है। या केंद्रक द्रव्य या कोशिका द्रव्य को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य बोला जाता है, सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य बोला जाता है। दोस्तों अब एक जीव द्रव्य की बात किया जाए, जीव द्रव्य की खोज की गई थी डुजार्डिन द्वारा। डुजार्डिन द्वारा जीव द्रव्य की खोज की गई, लेकिन पुरकिंजे द्वारा जीव द्रव्य नाम दिया गया। साथ ही साथ हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, भौतिक आधार कहा। जीव द्रव्य की बात की जाए, जीव द्रव्य मिलकर बना किससे होता है, तो जीव द्रव्य मिलकर बना होता है, जीव द्रव्य इज इक्वल टू केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य। दोस्तों केंद्रक द्रव्य पाए जाते हैं बहुत सारे केंद्रकीय पदार्थ या आनुवांशिक पदार्थ, जैसे कि गुणसूत्र होता है, साथ में विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, एमआरएनएज होते हैं, ठीक है ना। कोशिका द्रव्य में एंजाइम्स पाए जाते हैं और बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं जो कि इन दोनों की संरचना बनाते हैं। इन दोनों को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य बोला जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, दोबारा देख लेते हैं जीव द्रव्य की खोज की गई थी डुजार्डिन के द्वारा, लेकिन जीव द्रव्य नाम दिया गया पुरकिंजे द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट, हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा, जीवन का भौतिक आधार कहा। जीव द्रव्य मिलकर बना होता है केंद्रक द्रव्य से व कोशिका द्रव्य से। नेक्स्ट आता है केंद्रक, न्यूक्लियस। किसी भी कोशिका का सबसे मुख्य भाग या सेंटर ऑफ सेल या कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल, कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल, किसी भी कोशिका को कंट्रोल करने वाला कोशिकांग। अगर इसकी बात की जाए केंद्रक की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1831 में। केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहलाता है। अगर दोस्तों इसकी संरचना की बात की जाए, केंद्र की संरचना स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो इसके केंद्रक में भारी सतह के रूप में पाई जाती है केंद्रक झिल्ली। भारी सतह के रूप में पाई जाती है केंद्रक झिल्ली, जो कि पोरस होती है, मतलब
जिसके द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान हो सकता है, जिसमें आंतरिक रूप से पाया जाता है केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, भारी झिल्ली कहलाती है केंद्रक झिल्ली। इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में गुणसूत्र पाए जाते हैं। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। साथ ही साथ में न्यूक्लियोलस पाया जाता है। साथ ही साथ केंद्रक, एक बॉल लाइक संरचना या एक गेंदनुमा संरचना पाई जाती है, इसे न्यूक्लियोलस या केंद्रक कहा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला होता है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली दोस्तों, जितने भी एडवांस जीव होते हैं या केंद्रक झिल्ली के आधार पर अपने जीवों को दो भागों में बांटा हुआ है। केंद्रक झिल्ली के आधार पर अपने जीवों को दो भागों में बांटा हुआ है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक वर्ड हमेशा यूज में लिया जाता है केंद्रक के लिए। केंद्रक कैरियोलॉजी, लॉजी का अर्थ होता है, पिछली क्लास में बताया था, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना, किसी भी चीज की अध्ययन करना। कैरियो शब्द हमेशा डिनोट करता है किसके लिए? केंद्रक के लिए। यहाँ भी आया कैरियोटिक, कैरियो शब्द, कैरियोटिक वर्ड यूज में जाता है केंद्रक के लिए। प्रो का मतलब होता है पुराना, केंद्र का मतलब, प्रो का मतलब होता है पुराना। यू कैरियोटिक केंद्रक, यू का मतलब होता है नया या मॉडर्न। ऐसी कोई भी कोशिका है, ऐसा कोई भी जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित पाई जाती है, क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। अनुपस्थित पाई जाती है, ऐसा कोई भी जीव या ऐसी कोई भी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित पाई जाती है, क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। जैसे कि बैक्टीरियाज हो गए और माइकोप्लाज्माज और ब्लू ग्रीन एल्गी। साथ ही साथ यूकैरियोटिक जीव या यूकैरियोटिक कोशिका उन्हें कहा जाएगा जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित पाई जाएगी, जैसे कि पादप कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं या जंतु कोशिकाएं। तो दोस्तों, प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित तथा यूकैरियोटिक जीवों में केंद्रक झिल्ली उपस्थित पाई जाती है। दूसरा आता है केंद्रिक न्यूक्लियोलस। दोस्तों, अभी बताया था न्यूक्लियोलस क्या होता है? एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर या गेंदनुमा संरचना जिसकी खोज फोंटाना द्वारा की गई। इसका मुख्य कार्य होता है, केंद्र का कार्य होता है कोशिका में
mRNA जो कि प्रोटीन निर्माण के लिए उत्तरदायी राइबोसोम को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। mRNA या मैसेंजर आरएनए का निर्माण करना या संदेशवाहक mRNA या संदेशवाहक आरएनए का निर्माण करना। तो दोस्तों एक बात बाहर देखते हैं, केंद्र को बोला जाता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। खोज की बात की तो खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में। केंद्रक का अध्ययन कहलाता है कैरियोलॉजी, केंद्रक का अध्ययन कहलाता है कैरियोलॉजी। साथ ही साथ इसकी अगर संरचना की बात करते तो संरचना में आउटर मोस्ट जो लेयर होती है केंद्रक की आउटर मोस्ट जो लेयर होती है बाहरी सतह होती है उसे बोला जाता है केंद्रक झिल्ली। प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित पाई जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया, जीवाणु आदि। तथा यूकैरियोटिक जीव जैसे कि पादप कोशिका, जंतु कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित पाई जाती है। सेकंड आता है केंद्रक न्यूक्लियोलस। किसी भी केंद्रक में गेंदनुमा संरचना को क्या बोला जाता है, केंद्रक या न्यूक्लियोलस, जिसकी खोज फोंटाना द्वारा की गई। इसका केंद्रक का कार्य होता है किसी भी कोशिका में mRNA या संदेशवाहक RNA का निर्माण करना, जो कि प्रोटीन निर्माण के लिए उत्तरदायी राइबोसोम को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। थर्ड आता है होता है केंद्रक में गुणसूत्र, क्रोमोसोम। कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल। आनुवांशिक पदार्थ दोस्तों ऐसे पदार्थ को बोला जाता है जो कि किसी भी संरचना को, किसी भी सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं, किसी भी सूचनाओं को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। तो वो कार्य करता है क्रोमोसोम के द्वारा। अगर क्रोमोसोम की बात की जाए या क्रोमोसोम की खोज की बात की जाए, क्रोमोसोम की खोज की गई थी वाल्डेयर के द्वारा की गई 1888 में, 1888 में केंद्रक गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर के द्वारा की गई। लेकिन सट्टन तथा बोवेरी ने बताया कि कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। अर्थात कहने का मतलब ये गुणसूत्र है, एक कोशिका में फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम या गुणसूत्र जितने ही पाए जाएंगे, जीवों में या जीवों की जातियों में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, समान पाई जाती है। गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, समान पाई जाती है। ये सबसे पहले बताया गया सट्टन तथा बोवेर के द्वारा। खोज की गई थी वाल्डेयर के द्वारा 1888 में। किसी भी कोशिका को नियंत्रित करते हैं केंद्रक के अंदर पाया जाता है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसी भी संतति में पैतृक जनकों से आनुवांशिक सूचनाओं को लेकर जाता है। क्या कहलाता है, गुणसूत्र कहलाता है। गुणसूत्र क्रोमोसोम किसके मिलकर बने होते हैं, डीएनए या आरएनए। अगर डीएनए की बात की जाती है, इस डीएनए को बोला जाता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए को बोला जाता है राइबोस
न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों को आरएनए या डीएनए को सम्मिलित रूप से न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड भी बोला जाता है। न्यूक्लिक एसिड भी बोला जाता है। अगर डीएनए को बोला जाए दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए व आरएनए को सम्मिलित रूप से न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड भी बोला जाता है। न्यूक्लिक एसिड भी बोला जाता है। इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग होता है डीएनए, दूसरा भाग होता है आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर डीएनए की बात की जाए तो डीएनए मिलकर बना होता है तीन चीजों से। डीएनए मिलकर बना होता है तीन चीजों से। पहला होता है फॉस्फेट समूह, H3PO4। दूसरा होता है पेंटोज शर्करा। पेंटोज का मतलब होता है 5 कार्बन की शुगर चेन। तीसरा होता है नाइट्रोजनी क्षारक। या नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्यूरीन, एक होता है पिरिमिडीन। पहला होता है प्यूरीन, एक होता है पिरिमिडीन। अगर प्यूरीन को आगे विभक्त किया जाता है, प्यूरीन होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है एडेनिन, जिसे ए से लिखा जाता है। दूसरा होता है ग्वानिन, जिसे जी से लिखा जाता है। पिरिमिडीन क्षारक होते हैं दो प्रकार के डीएनए में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साइटोसिन, जिसे सी से लिखा जाता है। दूसरा होता है थाइमिन, जिसे टी से लिखा जाता है। दोस्तों, इस आरएनए में नाइट्रोजनी क्षारक के रूप में सब कुछ यही पाया जाता है, प्यूरीन पाया जाता है, पिरिमिडीन पाया जाता है। लेकिन इस थाइमीन को एक अन्य क्षारक यूरेसिल, जिसे यू से डिनोट किया जाता है, के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। अर्थात आरएनए में प्यूरीन क्षारक एडेनिन ग्वानिन पाए जाते हैं, पिरिमिडीन क्षारक के रूप में साइटोसिन व यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में नाइट्रोजनी क्षारक के रूप में प्यूरीन में एडेनिन व ग्वानिन पाए जाते हैं, पिरिमिडीन क्षारक के रूप में साइटोसिन व यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनके फॉस्फेट समूह व पेंटोज शर्करा पाए जाते हैं। दोस्तों, दोबारा देख लेते हैं न्यूक्लिक अम्ल सम्मिलित रूप से बोला जाता है डीएनए व आरएनए को। पहला होता है डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, दूसरा होता है आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है फॉस्फेट समूह, जिसे H3PO4 से बोलता है। दूसरा होता है पेंटोज शर्करा, 5 कार्बन की शुगर चेन। दूसरा एक होता है नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। ये नाइट्रोजनी बेस पेयर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्यूरीन, एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरीन नाइट्रोजन क्षारक डीएनए में एडेनिन व ग्वानिन पाए जाते हैं। साथ ही साथ पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षारक के रूप में साइटोसिन व थाइमिन पाए जाते हैं। ये हो गई बात डीएनए की। फिर बात आती है आरएनए की, राइबोज न्यूक्लिक एसिड मिलकर बनता है फॉस्फेट समूह से, पेंटोज शर्करा से।
फॉस्फेट समूह प्लस पेंटो शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक, एडेनिन प्लस ग्वानिन प्लस साइटोसिन प्लस यूरेसिल अर्थात थायमीन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। अर्थात थायमीन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल क्षारक पाया जाता है। दोस्तों बात आती है न्यूक्लियोसाइड की, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोसाइड समूह जब नाइट्रोजनी क्षारक या नाइट्रोजनी बेस पेयर के साथ पेंटोज शर्करा आकर जुड़ती है तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। अर्थात न्यूक्लियोसाइड एक पूर्ण डीएनए नहीं होता। नहीं होता। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोटाइड। जब नाइट्रोजनी क्षारक के साथ पेंटो शुगर तथा पेंटो शर्करा तथा फॉस्फेट समूह आकर जुड़ते हैं तब न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं या दो से अधिक न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तब डीएनए का निर्माण होना प्रारंभ होता है या आरएनए का निर्माण होना प्रारंभ होता है। बिना किसी फॉस्फेट समूह के डीएनए का निर्माण संभव नहीं है। बिना किसी फॉस्फेट समूह के या फॉस्फेट ग्रुप के डीएनए का निर्माण संभव नहीं है। जब नाइट्रोजनी क्षारक के साथ पेंटो शर्करा व फॉस्फेट समूह आकर जुड़ता है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। वह जब नाइट्रोजनी क्षारक के साथ पेंटो शुगर, इसमें फॉस्फेट समूह अनुपस्थित पाया जाता है। नाइट्रोजन क्षारक के साथ पेंटो शुगर आकर जुड़ता है तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल वॉटसन व क्रिक द्वारा 1953 में समझाया गया था तथा 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला।
डीएनए की द्विकुंडली संरचना या डीएनए की संरचना को सबसे पहले समझाया गया था वाटसन व क्रिक के द्वारा, वाटसन व क्रिक के द्वारा 1953 में। डीएनए की संरचना को समझाने के लिए इन्हें 1962 में 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोबारा देख लेते हैं दोस्तों, न्यूक्लियोसाइड, जब नाइट्रोजन क्षारक के साथ पेंटोस शुगर आकर जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। न्यूक्लियोटाइड, जब नाइट्रोजन क्षारक के साथ पेंटोस शुगर तथा फास्फेट समूह आकर जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक न्यूक्लियोटाइड मिलकर या जुड़कर साथ में डीएनए या आरएनए का निर्माण करते हैं। डीएनए या आरएनए का निर्माण करते हैं। किसी भी डीएनए की द्विकुंडली संरचना को, किसी भी डीएनए की द्विकुंडली संरचना को सर्वप्रथम वाटसन व क्रिक द्वारा 1953 में समझाया गया था। 1953 में समझाया गया था तथा डीएनए की संरचना को समझाने के लिए 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया। थैंक यू।